एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। माई सेल्फ तनीषा और आज मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ाऊंगी। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में अपन को इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। तो एज वी ऑल नो कि जो अपना इंडिया हैगा वो 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को फ्री हुआ था ऑन 1947 को। ओके, सो आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, 200 ईयर्स के स्ट्रगल करने के बाद और ब्रिटिश रूल के अंडर में रहने के बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंस हुआ था। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे अपने फ्री इंडिया के। ओके, सो जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करा था। ओके, सो एज वी ऑल नो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी 1946 में। ओके, तो 1947 को जब अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो एट द तो उसी नाइट को जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एड्रेस करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अपनी फेमस स्पीच दी थी, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। तो ये आपको रिमेंबर करना है क्योंकि ये 1 मार्क में आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी स्पीच दी थी, द ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ओके, तो ये मूवमेंट था जिसका इंडिया ने बहुत लंबे टाइम से वेट करा था। अपन अगर अपने नेशनल मूवमेंट्स के बारे में देखें तो वी गॉट टू नो दैट कि बहुत सारा स्ट्रगल इंडियंस ने करा था इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, बट बहुत सबके डिफरेंट ओपिनियंस थे नेशनल मूवमेंट्स को लेकर, हर चीज़ को लेकर, लेकिन दो ऐसे गोल्स थे जिस पर सभी लोग एग्री थे दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस सभी लोग चाहते थे कि अपनी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट हो, ओके, अपनी कंट्री की जो गवर्नमेंट हो वो पीपल्स के लिए रूल करे, ओके, पीपल्स के फेवर में रूल करे, पीपल्स की जो डिमांड है उनको सुने, उनके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट जो रूल करे। ओके, सो सभी लोग चाहते थे, सभी इंडियंस चाहते थे कि अपना जो कंट्री में जो गवर्नमेंट हो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। एंड सेकेंड थिंग इज कि एवरीवन वांट्स की जो गवर्नमेंट है वो सभी सेक्शंस के बारे में सोचे, सभी सेक्शंस ऑफ पीपल्स के बेनिफिट्स के बारे में सोचे, स्पेशली जो पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है स्पेशली उन पर ज़्यादा फोकस करें। ओके ना, अब जब अपनी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी तब ये टाइम था अपने लीडर्स का जिन्होंने जो भी प्रोमिसेस करे मूवमेंट्स के टाइम पर अब वो उनको फुलफिल करें। ओके, बट ये चीज़ें इजी नहीं थी क्योंकि अपनी कंट्री को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में मिली थी। एंड एज वी ऑल नो कि अपन को फ्रीडम मिली थी पार्टीशन के साथ। इट मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिमांड रखी थी कि वो इंडिया को तभी फ्री करेंगे जब इंडिया का पार्टीशन होगा। दैट मीन्स कि इंडिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो पार्टीशन जो था वो इतना ईजी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई थी पार्टीशन के टाइम पे। बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा पीपल्स की डेथ हुई, बहुत ज़्यादा पीपल्स जो थे वो डिस्प्लेस्ड हुए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो थे वो उनकी डेथ हुई थी पार्टीशन के टाइम पर। तो अपनी इंडिया को जो इंडिपेंडेंट मिली, जो फ्रीडम मिली वो इतनी ईजी नहीं थी, अपन को पार्टीशन के साथ फ्रीडम मिली थी। ओके, इसके बारे में अपन और आगे चैप्टर में देखेंगे। ओके, now the 3 challenges. So after independence जो इंडिया ने immediately 3 challenges face करे. First and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. तो first और immediate challenge ये था कि एक ऐसे nation को create करना जो कि united हो और अपनी country जो थी वो बहुत ज़्यादा diverse, क्योंकि different types of peoples जो थे, different language बोलने वाले, different cultures को follow करने वाले, different रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल्स जो थे वो अपने इंडिया में रहते थे। तो अपनी इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, मतलब अपनी इंडिया के जितना डाइवर्स कोई भी कंट्री नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही मतलब ये फर्स्ट चैलेंज था इंडिया के लिए, अपने नेशनलिस्ट लीडर्स के लिए, कि ये एंश्योर करना कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड रहे और साथ ही साथ में जितनी भी जो डाइवर्स पीपल्स है, डाइवर्स रिलीजन जो कि अपनी कंट्री में रहते हैं उनको अकोमोडेट करना, सभी को इक्वल राइट्स देना,
ओके सो मतलब इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि सभी को उनके राइट्स देना, उनके फ्रीडम देना और इसी के साथ साथ इंडिया को यूनाइटेड रखना। ओके लेकिन पार्टीशन के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि दे डोंट नो कि क्या उनको इंडिया में वो राइट्स, वो फ्रीडम मिल पाएगी, उनको उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिटी मिल पाएगी कि नहीं। The first or immediate challenge that is to shape a nation that was united and to yet accommodate the diversity that was in our society. Okay, now the second challenge was to establish democracy. Second challenge क्या था? डेमोक्रेसी को establish करना, डेमोक्रेसी को लाना। अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया गया है कि सभी पीपल्स को, एवरी सिटीजन्स टू गिव इक्वल राइट्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन। ठीक है, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स ना, बिफोर द लॉ एवरीवन इज इक्वल, नो वन इज रिच, नो वन इज पुअर, सभी इक्वल है। ओके और इंडिया में ये ऑल नो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके एंड सभी लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए इंडिया में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करे। ओके एक पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हो जिसके अकॉर्डिंग ही जो गवर्नमेंट है वो रूल करे। And the third challenge is to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections. तो थर्ड चैलेंज क्या था? ये इंश्योर करना कि पूरी सोसाइटी का, मतलब सभी सेक्शंस ऑफ पीपल्स का डेवलपमेंट हो, उनका वेलबींग हो, उनका वेलफेयर हो एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन, सिर्फ कुछ सेक्शंस का नहीं बल्कि सभी पूरी एंटायर सोसाइटी का, सभी पीपल्स का डेवलपमेंट हो, वेलबींग हो। तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया राइट टू इक्वालिटी जो कि अपने एक फंडामेंटल राइट्स भी है एंड ऑल्सो द स्पेशल प्रोटेक्शंस टू द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजन एंड कल्चर कम्युनिटीज। ओके तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। तो सभी लोग चाहते थे, स्पेशली जो पुअर पीपल्स थे वो चाहते थे कि उनको भी उतनी ही राइट्स मिले जो कि बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मिल जाएगी। ओके तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं अब अपन को ये देखना है, दीज आर द थ्री चैलेंजेस। ओके एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज बाय हार्ट दीज थ्री चैलेंजेस बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ अब अपन को ये देखना है कि इंडिया ने इन चैलेंजेस के साथ कैसे फेस करा, कौन से नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए आइडियाज़ के साथ अपने लीडर्स जो थे वो कम अप हुए, क्या क्या रूल्स उन्होंने बनाए, कैसे उन्होंने जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी पार्टीशन के टाइम की, इंडिपेंडेंस के टाइम की, कैसे उनको हैंडल करें। ओके तो इस चैप्टर में अपन लोग फर्स्ट चैलेंज के बारे में ही देखेंगे। ये जो दिया गया है, ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं, आप एक बार इनको सिर्फ रीड कर लीजिए क्योंकि इनमें से भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके नाउ द पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिवोल्यूशन। तो इस टॉपिक में मेनली अपन लोग सिर्फ पार्टीशन के बारे में ही देखेंगे। ओके सो 15 अगस्त 1947 को एक नेशन नहीं बल्कि दो नेशन बने थे, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और दिस इज बिकॉज ऑफ अ पार्टीशन जो कि ब्रिटिश, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ओके और एक और चीज़ आपके इस चैप्टर में बहुत सी जगह पर प्रोविंस वर्ड आएगा, जो प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। उस टाइम पर स्टेट्स को प्रोविंस कहा जाता था और इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ओके सो 15 अगस्त 1947 को दो नेशंस क्रिएट हुए थे, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क क्या था कि बाउंड्रीज क्रिएट करना, दैट मीन्स कि कौन सा एरिया इंडिया में रहेगा और कौन सा एरिया पाकिस्तान में जाएगा। ओके सो टू नेशन थ्योरी डेवलप हुई थी। टू नेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस कि जो टू नेशन थ्योरी है ये मुस्लिम लीग ने रखी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है ये मेनली मुस्लिम्स की पार्टी है और मुस्लिम लीग का प्रोपाउंडर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ओके सो द टू नेशंस थ्योरी जो है विच इज एडवांस, विच इज पुट अप, विच इज प्रपोज्ड बाय द मुस्लिम लीग, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में एक नहीं बल्कि दो टाइप के पीपल्स रहते हैं, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स। एंड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग जो इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को फेवर करता है एंड दे इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। दैट इज वाई उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी थी, सेपरेट नेशंस फॉर मुस्लिम। अब ऑब्वियसली जो कांग्रेस थी उन्होंने ये जो थ्योरी थी टू नेशन थ्योरी और ये जो डिमांड थी पाकिस्तान की, इसको उन्होंने अपोज करा था। बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स और ब्रिटिशर्स जो थे वो भी यही चाह रहे थे कि जो इंडिया एंड पाकिस्तान टू नेशंस क्रिएट हो जाए। सो
इसकी वजह से फिर पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। ओके, सो टू नेशन थ्योरी की वजह से ही पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, विच इज प्रपोज्ड बाय द मुस्लिम लीग। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट टू टाइप्स ऑफ पीपल्स, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड that is why they demanded the creations of a separate nations for the Muslims, that is the Pakistan. Okay. ना प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, अब क्या पूरी प्रोसेस क्या था, अब ये तो डिसाइड हो गया था कि दो कंट्रीज बनेंगी, इंडिया एंड पाकिस्तान, बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था। बट फाइनली ये डिसाइड किया गया कि जो पार्टीशन होगा वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बेसिस पर होगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में आ सकता है कि ये जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन थी, जब ये जो एरियाज को डिवाइड करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कौन सी प्रिंसिपल को फॉलो किया गया, द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि द एरिया जहाँ पर मोस्टली मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जहाँ पर मोस्टली मुस्लिम्स हैं, तो वो एरिया जो हैगा वो पाकिस्तान में चला जाएगा और बाकी का इंडिया में ही रहेगा। ओके ना, तब ये भी बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा कि ओके, दो एरियाज जो है जहाँ पर मोस्टली मुस्लिम्स हैं तो वो पाकिस्तान में चला जाएगा, एंड द एरियाज, बाकी जो एरिया हैगा वो इंडिया में रहेगा। बट इसको भी इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, और यहाँ पे फोर प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी एक सिंगल एरिया नहीं है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटीज ही हो। ओके, मतलब दो एरियाज फाइंड आउट हुए थे जहाँ पर मुस्लिम्स थे, जहाँ पर मोस्टली मुस्लिम्स थे, दैट इज द ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, बट अभी ईस्ट और वेस्ट ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस, अब इनको तो अपन ज्वाइन कर नहीं सकते, ठीक है। फिर इसलिए डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान में दो टेरिटरीज होंगी, दैट इज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी कि एक सिंगल एरिया नहीं था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटीज थी। ओके, फिर सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी कि अब सभी मुस्लिम मेजॉरिटीज एरियाज जो थे वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल कि जो खान अब्दुल गफर खान थे, द अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, तो ये जो खान अब्दुल गफर खान थे, ये भले से ही ये मुस्लिम थे, बट ये कांग्रेस के मेंबर थे, कि ये कांग्रेस के सपोर्ट में थे, और इन्होंने टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल अपोज करा था, ठीक है। ये वो नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान एक सेपरेट नेशंस क्रिएट हो, बट एवेंचुअली उनकी वॉइस को, उनके प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया गया, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दैट इज NWFP जो हैगा, उसको पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। ओके, सो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम। नाउ अब थर्ड प्रॉब्लम क्या थी कि जो मतलब दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस फाइंड आउट हुए, दैट इज पंजाब एंड बंगाल। तो अब यहाँ पर मुस्लिम्स तो थे, मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, बट साथ साथ में नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पर मेजॉरिटी में थे, मतलब कि जो मुस्लिम्स भी थे, साथ साथ में जो अदर रिलीजन के पीपल्स भी थे। ओके, तो अभी जो मतलब 14-15 अगस्त के मिडनाइट तक भी, इंडिपेंडेंस के मिडनाइट तक भी ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि इसको, अब इस एरिया को कैसे डिवाइड करना है। ओके, दैट मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को इंडिपेंडेंस के दिन तक ये नहीं पता था कि वो इंडिया में है कि पाकिस्तान में है। ओके, सो दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉमा क्रिएट हो गया था, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था। ओके, नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट problem is the problem of minorities on both the sides of the borders. That means कि जो legs of Hindus and Sikhs जो थे वो चले गए थे पाकिस्तान में, और बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे वो रह गए थे इंडिया में, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करोगे। मतलब वो उनकी खुद की होम कंट्री में जहाँ पर उनके एंसेस्टर्स बहुत लंबे टाइम तक रहे, अब वो ही उनको एक एलियन जैसा लग रहा था, वही लैंड उनको एलियन जैसा लग रहा था जहाँ पर वो सालों से रहे। मतलब माइनॉरिटीज जो थे ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स, उनको मतलब टारगेट्स बनाया गया अटैक्स का, ठीक है। और कोई भी प्लान लीडर्स ने नहीं बनाया था इस सिचुएशन को हैंडल करने का। उनको लगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है और बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वायलेंस जो था वो फैलता ही गया, और वायलेंस जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ओके, एंड द माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर्स, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स। तो आप देख सकते कि मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी पार्टीशन के टाइम पर, मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और लैक्स ऑफ पीपल्स जो थे उनकी डेथ हुई, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया था। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिली,
लेकिन साथ साथ में इंडिया जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया था, और साथ साथ में जो पीपल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए इस पार्टीशन से। ओके, तो ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं ये आपको रिमेंबर करनी होगी। ये जो प्रिंसिपल है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, ये आपको रिमेंबर करना होगा। और 2 नेशन थ्योरी क्या है और किसने प्रोपाउंड करी है, ये भी आपको रिमेंबर करना होगा। ओके, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशंस। तो अभी तो अपन ने पूरी प्रोसेस देख ली पार्टीशन की कि कैसे क्या पार्टीशंस हुआ। ओके, अब अपन इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं। तो 1947 का जो ईयर रहेगा, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लैन्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशंस का दैट ह्यूमन हिस्ट्री है। मतलब इतना इस टाइप का जो पार्टीशन है वो किसी भी कंट्री का नहीं हुआ है जैसे कि इंडिया का ना हुआ है। तब बहुत ज़्यादा किलिंग्स और एट्रोसाइड्स हुई ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स, और रिलीजन के नाम पे पीपल्स जो थे एक कम्युनिटी के वो दूसरे कम्युनिटी के पीपल्स को किल कर रहे थे। सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये जो थे वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे। दैट मीन्स कि जिन एरियाज़ में मुस्लिम्स रहते थे वहाँ पर हिंदूज़ और सिख्स ने जाना अवॉइड कर दिया, और जिन एरियाज़ में हिंदूज़ और सिख्स रहते थे वहाँ पर मुस्लिम्स ने जाना अवॉइड कर दिया। ओके, पीपल्स को फोर्स किया गया टू लीव देयर होम्स एंड टू मूव अक्रॉस द बॉर्डर्स। बहुत ज़्यादा सफरिंग्स थी, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम तक पीपल्स को ये नहीं पता था कि वो हैं कहाँ पर, मतलब वो इंडिया में हैं कि पाकिस्तान में है। ओके, टेम्प्रेरी रिफ्यूजीज बने, कैंप्स बने जहाँ पे पीपल्स रहते थे। ओके, उनको फोर्सफुली वहाँ पर रहना पड़ा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थी उस टाइम पर। बहुत ज़्यादा मतलब इस जर्नी में बहुत ज़्यादा अटैक्ड हुए, लोगों को किल किया गया। इवन द वीमेंस वर रेप्ड, थाउजेंड्स ऑफ वीमेन वर अब्डक्टेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स। वीमेन को फोर्स किया गया टू कन्वर्ट द रिलीजन्स एंड दे वर फोर्स टू द मैरिज। ओके, एंड इन मैनी केसेस जो वीमेन्स रहती थी वो कभी कभी उनके फैमिली मेम्बर्स ही उनको किल कर देते थे टू प्रिजर्व द फैमिली ओनर्स। ओके, ऑनर। तो बहुत से जो चिल्ड्रंस थे उनको भी उनके पेरेंट्स से सेपरेट कर दिया था। तो जो भी मतलब जो मैनेज कर लेते थे बॉर्डर को क्रॉस करना, आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर दे फाउंड दैट दे हैड नो होम्स। तो बहुत सारे रिफ्यूजीज को रिफ्यूजीज कैंप्स में रहना पड़ा फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर ईयर्स एज वेल। ओके, तो अपन देख सकते कि कितनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो गई थी, लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कितना ज़्यादा वायलेंस हुआ, कितने सारे पीपल्स जो थे वो डेड हो गए थे इस पार्टीशंस के टाइम पर। ओके, सो बहुत से जो राइटर्स और पोएट्स और फिल्म मेकर्स थे बोथ फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, उन्होंने ये जो वायलेंस था, ये जो सफरिंग्स थी, जो किलिंग्स थी, वो उन्होंने अपने नॉवेल्स, अपनी शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, फिल्म्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। ओके, और जो सर्वाइवर्स थे उनके लिए उन्होंने एक फ्रेज यूज़ किया था पार्टीशन के लिए, दैट इज़ अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स। ओके, सो पार्टीशन में सिर्फ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज, एसेट्स या फिर पीपल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस का ही डिवीजन नहीं होता, बल्कि जो फाइनेंशियल एसेट्स एंड ऑल्सो द थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूजिकल बैंड, स्पून्स, मतलब इन सब का भी डिवीजन हुआ था। मतलब हर एक एक चीज़ का डिवीजन हुआ था अब पार्टीशन के टाइम पर। ओके, और ये एस्टिमेटेड किया गया है कि कम से कम 80 लाख पीपल्स को फोर्स किया गया टू माइग्रेट टू द न्यू बॉर्डर्स, and between 5 to 10 lakh people were killed during partition related violence। अब कितना ह्यूज नंबर है ये कि 5 to 10 lakh people जो थे वो किल्ड हो गए थे इस पार्टीशन में। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न के अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेन भी था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी था। ओके, तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो थे वो माइग्रेटेड हो गए थे पाकिस्तान में, बट स्टिल 1951 का ये एस्टिमेशन है कि 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो स्टिल इंडिया में थी आफ्टर पार्टीशन। तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अब जो इंडिया जो है, जो इंडियंस जो हैं वो इन मुस्लिम्स को कैसे ट्रीट करेंगे। क्या इन मुस्लिम्स को भी वही सेम राइट और फ्रीडम्स मिलेगी जो कि बाकी अदर रिलीजन्स को दी जाएगी, बाकी अदर कम्युनिटीज़ को दी जाएगी इंडिया में। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये।
ओके तो मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग का तो यही ओपिनियन था कि जो इंडिया है वो मेनली हिंदूज के लिए है। ओके और मतलब बहुत से लीडर्स को भी लगा था कि अब क्योंकि जो मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन बन गया है तो अब जो इंडिया है उसको भी हिंदू नेशन हिंदू नेशन में बना लेना चाहिए। लेकिन जो मोस्टली लीडर्स जो थे नेशनल मूवमेंट्स के, उनका यही मानना था कि इंडिया जो है वो सभी रिलीजन के पीपल्स को इक्वली ट्रीट करेगी और इंडिया वो कंट्री नहीं है जो कि सुपीरियर स्टेटस देगी एक कंट्री को, एक फेथ को, और दूसरे रिलीजन को इंफीरियर ट्रीट करेगी। ओके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है राइट टू इक्वालिटी, सभी सिटीजन्स इक्वल है इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस एफिलिएशंस। ठीक है, मतलब किसी को भी उसके रिलीजन के बेसिस पर या फिर उनके बिलीवर के बेसिस पर उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इवन आफ्टर पार्टीशन, उस पार्टीशन के बाद भी सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, कोई भी रिलीजन इन्फीरियर या फिर सुपीरियर नहीं है इंडिया में। ओके और ये जो आइडिया हैगा वो चेरिश्ड किया गया हैगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी। ओके सो दिस वॉज अबाउट, तो ये हो गया पार्टीशन का एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 6 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन और 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्लीज इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिएगा। तो अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, महात्मा गांधी सेक्रीफाइसेस। तो 15 अगस्त 1947 को अपना जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, बट महात्मा गांधी ने इस किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। मतलब कि जो इंडिपेंडेंस डे के दिन जो सेलिब्रेशंस हुए थे अलग अलग स्टेट्स में, तो उसमें से महात्मा गांधी ने किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उस टाइम पर वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो कोलकाता में थे जब हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में रायट्स चल रहे थे, तो वो उन रायट्स को सॉल्व कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड थे कि जो प्रिंसिपल जो है अहिंसा का और सत्याग्रह का, जिस पर उन्होंने पूरी लाइफ वर्क किया है वो फेल्ड हो गया। मतलब स्ट्रगल टाइम में वो लोगों को कन्विंस करने में वो फेल्ड हो गया है। तो गांधी जी जो थी ही कीप ऑन परसुइंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स की वो जो वायलेंस कर रहे हैं उसको गिव अप कर दे। ऑब्वियसली उनके प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लोग उनको बहुत मानते थे, तो उनके प्रेजेंस की वजह से जो सिचुएशन थी वो इम्प्रूव हुई थी। ओके देन फिर जो गांधी जी की जो प्रेयर मीटिंग्स होती थी वो भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स उसको अटेंड करते थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद मतलब पीस आया था, ऑब्वियसली मतलब महात्मा गांधी के प्रेजेंस की वजह से पीस आया था, लेकिन वो सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए था। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जो थे वो फास्ट पर चले गए थे पीस लाने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ गांधी जी जो थे वो दिल्ली में चले गए थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। मतलब एक तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में इतने ज़्यादा कम्युनिटी वायलेंस हो रहे थे, एंड देन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी अच्छे नहीं थे। ठीक है, वो चाह रहे थे कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस रहे। ओके और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इन सबको लेकर, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने लास्ट फास्ट पर गए इन जनवरी 1948 में। ठीक है, तो कोलकाता की तरह उनके फास्ट की वजह से दिल्ली पर भी एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट पड़ा। मतलब ये जो वायलेंस था वो कम हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी अच्छे रिलेशंस हुए। बट ऑब्वियसली मतलब गांधी जी के एक्शंस को सभी लोगों ने पसंद नहीं करा। जो एक्सट्रीमिस्ट थे तो उनको ऐसे लगते थे कि गांधी जी जो है वो मुस्लिम्स को फेवर कर रहे हैं। लाइक दे वांटेड कि जैसे अब पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम्स का नेशन बन गया है, तो वैसे ही अब जो इंडिया है वो हिंदूज का नेशन बने। ओके बट गांधी जी को लगता था कि जो पीपल्स इनको मिसगाइडेड है और इनको समझाने की ज़रूरत है, इनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब उन गांधी जी पर अटैक्स भी कराए गए तो सभी लोगों ने उनको प्रोटेक्शन दी, बट उन्होंने मना कर दिया। देन इन फाइनली ऑन 30 जनवरी 1948 को एक एक्सट्रीमिस्ट थे नाथूराम विनायक गोडसे, उन्होंने गांधी जी पर बुलेट्स चला दी थी इवनिंग प्रेयर पर। ठीक है, उनकी इवनिंग प्रेयर के टाइम पर नाथूराम गोडसे ने उन पर बुलेट्स चला दी थी और फिर उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो लॉन्ग लाइफ स्ट्रगल था ट्रुथ का, नॉन वायलेंस का, जस्टिस का, टॉलरेंस का, वो वहीं पर ख़त्म हो गया था। सो ऑन 30 जनवरी 1948 को जो एक्सट्रीमिस्ट थे नाथूराम विनायक गोडसे, उन्होंने गांधी जी पर जो
गोली थी वो फायर कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो ये भी आपको रिमेम्बर करना है, कभी कभार पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस इज फॉर दिस वीडियो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।